सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 34% इजाफा हुआ है और इसमें डेफिनेटली ज़्यादा हिस्सा KP का है। और जिसके हवाले से ये खबरें भी थीं कि शायद गवर्नर राज लग सकता है वहाँ की मौजूदा सियासी जमातों और रियासत के दरमियान अगर कुछ मामला तय ना पाए तो ये इट कुड बी वन ऑफ दी ऑप्शंस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के अहम सियासी स्टेक होल्डर से बात की जाए। सेनेटर अहमद वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर अवामी नेशनल पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपसे दीगर सियासी मामलात पे भी बात करेंगे। खान अब्दुल वरी खान से लेके आपकी जमात के तमाम सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ रहा है कि सियासी मसाइल का हल हमेशा बातचीत से निकलता है। इस वक्त जिस तरह का सियासी माहौल बन चुका है, अपोजिशन हुकूमत दोनों एक रिजिड पोजीशन अख्तियार किए हुए हैं, कोई ख़ास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही। मुज़ाकरात की बात होती तो है लेकिन कोई ख़ास ओनरशिप नहीं ली जाती। क्या करना चाहिए? शुक्रिया बीबी, बहुत संजीदा मसले की तरफ आपने माहौल लेकर आई हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे पुख्तूनों का बिलखुसूस और बिलूम पाकिस्तान का ये एक बहुत बुनियादी मसला है। और ये मसला भी अगर देखें तो हमने ख़ुद बनाया हुआ है, अपने हाथ का उगा हुआ एक पौधा है जो आज हमें खा रहा है और आज भी हम क्लियर नहीं है कि हमने इनके साथ क्या करना है बतौर रियासत। जहाँ तक भी बातचीत की बात है, मैं समझता हूँ कि बातचीत हो सकती है सियासतदान से, जमहूरी लोगों से, जो बातचीत के कायल हो उनसे बात हो सकती है। दहशतगर्द से तो आप क्या बात करेंगे? दहशतगर्द के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होती है। मैं ये समझता हूँ अगर आज खुदा न खास्ता मैं बंदूक उठाऊँ और मैं खुलेआम लोगों को मारना शुरू करूँ तो रियासत तो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ये तो नहीं कि बैठ के मेरे साथ मुज़ाकरात करेगी। ये तो कमज़ोर रियासत की निशानी होती है। और फिर मैं मानता हूँ कि हमारे काबिरीन बिल्कुल इन बातों पे यकीन रखते थे कि डायलॉग्स होने चाहिए और ये सब कुछ, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके साथ डायलॉग्स हमने देखे 2008 में इनके साथ डायलॉग्स किए। हम जब सूफ़ी मोहम्मद के साथ हमने डायलॉग्स किए और हम निज़ाम अदल लेकर आए। हम मलखंड में आज भी वही निज़ाम अदल चल रहा है, हम लेकर आए, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने उस बातचीत की कोई इज़्ज़त नहीं रखी और 1 माह के अंदर के 2 माह के अंदर दर्जनों स्कूल तबाह हो गए। तो फिर हमने ऑपरेशन भी किया। सवाल ये कि क्या PTI के साथ जो माहौल है उसको कैसे काम डाउन किया जा सकता है? बीबी मैं तो समझता हूँ कि ये तो गंद है, इस गंद को तो ख़त्म करें तो बेहतर है। ये गंद पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की सियासत पे 12 साल से हमारे पुख्तनख्वा पे ये गंद नाफिज है। और अजीब हमारी किस्मत है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बैन होती है वो पुख्तनख्वा में उनको इजाज़त है। तो TTP भी इधर खुला है, PTI भी इधर खुला है और ये एक ही चीज़ है। लेकिन अहमद वली खान साहब, आप बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, आपका कहा हुआ बहुत अहमियत रखता है, लेकिन PTI का एक बड़ा वोट बैंक है। जब उनके वज़ीर आला पंजाब गए तो अज़मा बुखारी साहबा ने उनको जंगली कहा, आप भी उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। इस तरह तो फासले और बढ़ेंगे। TTP और PTI को बिल्कुल एक जगह पे खड़ा कर देना, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन सर इससे तो हालात और खराब है। लेकिन हमारे पश्तो में उर्दू का जो मुहावरा है वो कहते हैं कि जो उगाओगे वही खाओगे। ये हम तो छोड़ दें, हम तो अभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 12 साल में इन्होंने जो हशर नशर कर दिए तमाम निज़ाम का और अल्फाज का और इज़्ज़त और बेइज्जतियों का, तो बतूल बीबी मेरे ख्याल में हमें वो नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात रही जहाँ तक उनकी वोट बैंक की, तो ये मीडिया वाले भी अजीब काम करते हैं। एक तरफ 45 और 47 की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं धांधली हुई है, इलेक्शन जो है ये। लेकिन सेनेटर साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन रिसेंटली शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दी। आप कह रहे हैं कि सियासी गंद है, इसको ख़त्म होना चाहिए, तो आप ही का अपना वज़ीर आज़म उसी सियासी गंद को जो आप कह रहे हैं उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। ये तो ये बहुत ज़्यादा तज़ाद है। व्हाट ही इज सेइंग वो शहबाज साहब करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये मार्क माय वर्ड्स, ना ये बैठने के काबिल है, ना बैठेंगे और ना बात करेंगे। तो ये जो नेशनल कमेटी बनी है या जो बेस्ट गौर कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? आप देखते जाए बीबी, देखते जाए।
لیکن سینیٹر صاحب یو ساؤنڈ کوائٹ ڈسپوائنٹڈ. آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو تو راستہ نکالنا چاہیے. Obviously I am disappointed because ہم راستے نکالنے والے تو نہیں ہیں نا. اب پی ٹی آئی کو الگ رکھے, I am not disappointed because of that. I am disappointed because what my nation is going through. یہ جو دہشت گردی ہے, یہ اس کو کون لے کر آیا؟ یہ 40,000 لوگوں کو ادھر کون لے کر آیا؟ ادھر ان کو کس نے سیٹل کیا؟ ان کے دفاتروں کا ڈیمانڈ کس نے کیا؟ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے بات کس نے کی؟ تو وہ سب کچھ تو مجھے ڈسپوائنٹ کرے گا نا. آج ادھر ہمیں ایک نئی جنگ میں آپ دھکیلا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں نئی جنگ میں دھکیلیں, اس سے پہلے کہ اب قوم کو اور طالب کو, دہشت گرد کو ایک دوسرے کے سامنے لڑائیں, کم سے کم ان کے خلاف تو کوئی کارروائی کریں نا, جو 40,000 لوگوں کو لے کر آ کے یہاں پہ ریسیٹل کیا ہے. ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, بس انہوں نے لا کے ریسیٹل کر دیا, اب بھول جاؤ. اب ان کے خلاف امن کمیٹیاں بناؤ تاکہ امن کمیٹی اور طالب آپس میں لڑے, تو پختون بس لڑتے ہی رہیں گے. اور ٹھیک, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سینٹر صاحب یہ بتائیے گا, گورنمنٹ ملاقات نہیں کرواتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی. پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملاقاتیں مت کروائیں, لیکن ہمارے وہ سینئر سیاستدان جو پولیٹیکل بات کریں گے پولیٹیکل حل کے لیے, تو اس کا اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک جائز ڈیمانڈ ہے, جیسے کچھ پی ٹی آئی کے سینئر وزراء کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں ہر قیدی کا حق ہے ملاقات, اس کے خاندان کا, اس کے وکیل کا, اس کے یار دوست کا. ہمارے جیل مینول میں جو طریقہ کار ہے, ہر قیدی کا حق ہے, اور اگر حکومت یہ حق نہیں دے رہی تو حکومت غلط کر رہی ہے. تو یہ تو میں مسلم لیگ والوں کے منہ پہ کہتا ہوں کہ کل پھر آپ کے ساتھ یہی حرکتیں ہوں گی, جو آپ کرو گے یہی کل آپ کے ساتھ ہوں گی. ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے یا راجداری کے ان کوریڈورز میں ہم گھومے پھرے, لیکن یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں, یہ انہی کے لیے مسائل ہوں گے, اور میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جمہوریت کی جو بیڑا غرق پی ٹی آئی نہیں تو کیا, لیکن ابھی والے رجیم نے تو اس کا جنازہ ہی بالکل نکال دیا, اس کو اوپر بالکل کیل ٹھوک دیے, مور لگا دیے. اور فیئر انف. سینیٹر صاحب, ماضی میں آپ کی جماعت کے اوپر بھی ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا, آلدو پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے وہ اس کی انٹینسٹی ڈومیسٹک پولیٹکس کے لحاظ سے تھوڑی بڑھ جاتی ہے. آپ لوگوں نے ایسی کارروائیاں نہیں کی جس میں پی ٹی آئی براہ راست ملوث رہی ہے, اور یہ کوئی بحث کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے؟ آپ کا تو نام بھی نہیں لو, آپ پھر بھی سیاسی جماعتوں میں آپ جائزہ لیں نا, تقابلی جائزہ لیں, تو وہ جماعت جو بنائی انہوں نے ہے تو ختم بھی یہ لوگ کر لیں گے. لیکن وہ جماعت جو انہوں نے بنائی نہیں ہے, جو بنی ہی ضد پہ ہے, جو بنی ہی مظلوم کی آواز پہ ہے, جو مظلوموں نے ہی بنائی ہے, وہ پارٹیاں کبھی آپ ختم. یہ پی ٹی آئی کاف لیگ کل تھا, آج میرے خیال میں کاف لیگ کا نام و نشان نہیں ہے. پی ٹی آئی 10-12 سال پاکستان پہ راج کیا, 5-6 سال بعد پی ٹی آئی کا نام ہوگا نہیں ہوگا کسی کو پتہ نہیں. لیکن انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی یا خدائی خدمتگار تحریک, یہ وہ ہے جو نیچرلی ابھر کے آئی ہے. اور بھی پاکستان میں دیکھیں, سیاست جمہوریت کا تقاضا لیں تو 2 راستے ہیں آپ کے پاس, یا آپ ریاست اور ریاستی طاقتور لوگوں کے صف میں کھڑے ہو کے جمہوریت کریں گے, یا آپ عوام اور مظلوم ان کے صف میں کھڑے ہو کے آپ جمہوریت کریں گے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح ہے تو ہم ساری زندگی پھر غیر ریاستی پارٹی ہے اور عوام کی پارٹی, اور انشاءاللہ ہماری جو لڑائی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی ریاست کے خلاف ہے, نہیں, ریاست کے اندر اس طاقت کے خلاف ہے جو عوام کا ہونا چاہیے, نہ کہ طاقتور طبقے. لیکن احمد ولی خان صاحب, آپ کی اپنی پارٹی نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, پورے کے پورے خاندان قربان ہوئے ہیں, اور سب اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ جو سٹانس لیتے ہیں ایز اے پولیٹیشین, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی کولیگ سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کے کوئی نیا راستہ نکالنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح تو آپ لوگ مستقل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے. اگر ٹی ٹی پی کے یہاں پہ ماحول ایسے بنا ہے کہ لوگ, ہم دہشت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ دہشت کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ چلنے کو کیسے تیار ہوں گے؟ اس ماحول میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت نے باقاعدہ ان مدارس کو سرکاری چندے دیے ہیں جو مدارس دہشت گردی کی پیداوار ہیں, تو اس ماحول میں obviously مشکل ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کم سے کم منیمم پوائنٹس پہ
ایک سب کو اکٹھا ہو کے یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ابھی جو جتنی فار اپارٹ یہ سب چلے گئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ان کا واپس آ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا یا کوئی ایسا ماحول, بلکہ یہ تو ایکسٹریم پہ ماحول چلا گیا ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا ٹو ون ہیز ٹو گو. ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ دونوں بچیں گے, نہیں, ایک جائے گا. تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے آگے. اور پھر کے پی کا سسٹم بھی تبدیل ہو سکتا ہے, گورنر راج لگ سکتا ہے, آپ کی پارٹی کے امیر حیدر خان کا نام بھی آتا ہے. نہیں, I'll never support گورنر راج اور the system change. جو ریاست کا ایک موقف ہے کہ اکانومی مضبوط ہونی چاہیے اور انویسٹمنٹ آنی چاہیے اور کرپشن کے خلاف ایک جہاد ہے جو نظر آ رہا ہے, اس کو آپ سیریسلی نہیں لیتے. کرپشن کے خلاف جہاد کدھر ہے؟ پرویز خٹک کدھر بیٹھے, محمود خان کدھر بیٹھے, علی امین گنڈاپور کدھر بیٹھے, پی ٹی آئی کے جو سارے جو پچھلے 12 سال میں جو کرپشن کے اربوں کے چور ہیں کدھر بیٹھے ہیں؟ عجیب بات ہے. کوئی بس یہ صرف بیانی کی حد تک ہی ہے. ٹھیک, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ضلعی انتظامیہ اور 13 کمیٹی کے اراکین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے. 10 جنوری سے اپنے گھر بار چھوڑنے والے لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی, اور پی ٹی آئی نے تو اس حوالے سے کوئی کھل کے بات نہیں کی. لیکن آپ کا کیا موقف ہے ملٹری آپریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, ملٹری آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم بیزار ہو چکی ہے ان چیزوں سے. پی ٹی آئی تو اس لیے چپ ہے کہ وہ تو ڈبل فیسڈ ہے, ریاست کے ساتھ جو ریاست کرتی ہے مانتے ہیں, ادھر عوام کے لیے وہ پھر نہیں مانتے, تو لہٰذا دے آر کوائٹ آن دیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے لیے نو کمپرومائز, زیرو کمپرومائز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کولیٹرل ڈیمیج کا بھی کوئی چانس نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاعی ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو ایک ایک دہشت گرد معلوم ہے, ایک ایک دہشت گرد کا ٹھکانہ معلوم ہے, ایک ایک دہشت گرد کا نام معلوم ہے, ایک ایک دہشت گرد کی شکل معلوم ہے. آپ کو صرف لگتا ہے کہ اسٹریٹجی تبدیل ہونی چاہیے, ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسے 2009 میں تھی جب آپریشن ہوا تھا اور آپ کی گورنمنٹ تھی؟ کیا تبدیل ہونا چاہیے؟ انسان سیکھتا ہے. ہم نے بھی جب آپریشن کیا, ہماری سوات کا آپریشن, مالکانڈ آپریشن کی اگر آپ بات کریں, تو ہم نے پہلے ڈائیلاگ کیا. ڈائیلاگ کے بعد جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم نے آپریشن کیا. 3 مہینے کے اندر اندر ہم نے آپریشن کامیاب کیا. ہم نے سوات کو کلیئر کرایا, اور 3 مہینے کے اندر اندر تمام تر آئی ڈی پیز واپس جا کے اپنے علاقوں میں رہنے لگے. سہیل آفریدی جو ہیں وہ ابھی بھی 9 تاریخ کو کراچی جا رہے ہیں, اس سے پہلے وہ لاہور میں تھے, تو وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں ان سیاسی سرگرمیوں میں جو بظاہر ان کو پروفیشنلی سوٹ نہیں کرتی جب ان کے اپنے صوبے کی یہ حالت ہو. لیکن عمران خان کی رہائی اور احتجاج کی ذمہ داری بھی انہی کے کندھوں پہ ہے. تو اگر فار سم ریزن ہی کوڈ ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو اینی آف دا چینج, تو پھر یہ آپریشن کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے پی ٹی آئی کا یہ رویہ؟ پی ٹی آئی کا کوئی رویہ آپریشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. وہ تو ان کے یہ جو ابھی جو باہر پی ٹی آئی ہے, یہ تو سب ان کے اپنے لوگ ہیں. یہ ان کو تو انہوں نے کامیاب کرایا ہے. یہ کوئی ابھی یہ بھی بڑا سوال ہے پی ٹی آئی میں اب پوچھنے والا کہ کون عمران والا ہے اور کون عمران والا نہیں ہے. تو اب ان کو بھی ڈھونڈیں گے تو یہ نہ ہو کہ یہ افریدی بھی اندر سے علی امین نکل ہے. تو لہٰذا باتوں کو ذرا سمجھیں, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگ بتا رہی ہیں یا جو پکچر یہ لوگ دکھا رہے ہیں. حقیقت جب آتی ہے تو بہت چیزیں الگ ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ امریکہ کی غلامی یا امریکہ کے مفادات میں آگے مزید کتنا کام کریں گے. ایمل صاحب یہ بتائیے گا کہ قطع کلامی معاف, یہ واضح کر دیں کون آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران والا ہے اور کون نہیں ہے؟ نہیں, مجھے تو جو ابھی والے ہیں میں ایک بھی نہیں لگتا. عمران کے تو صرف مجھے وہ 2 بہنیں بیچاری لگتی ہیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں, باقی تو سب الحمدللہ. ہمارے جمہوریت میں جب آپ کا لیڈر جیل میں ہو اور آپ حکومت میں ہو تو اس سے بڑی بغاوت ہو نہیں سکتی, اور یہ سب سے بڑی ایکسٹریم بغاوت اپنے لیڈر کے ساتھ یہ ہوتی ہے. تاریخ پاکستان میں دیکھیں کہ لیڈر جیل میں ہو اور اس کی پارٹی کی حکومت ہو اور اس کے لوگ حکومت کے مزے لے رہے ہو, تو اس سے بڑی بغاوت تو ہم نے دیکھی نہیں. باقی آپ دیکھ لیں, آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ کون عمران والے ہیں اور کون نہیں ہے. احمد صاحب 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہے اور رپورٹ یہ کہ 1 ماہ میں آ سکتی ہے. این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی پہلے سے زیر بحث ہے, لیکن اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے, کیونکہ سندھ کی اوپینین بالکل اور ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے جی, ہم نے تو بہت واضح کیا ہوا ہے کہ 18th امینڈمنٹ اور صوبائی خود مختاری کو لے کے کوئی کمپرومائز ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو
28 अमेंडमेंट देखे कब आ रही है हमें तो मुझे तो नहीं पता, जब भी आएगी, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोविंसेस। और आपको ऐसा लगता है कि सूबे बनने चाहिए, क्योंकि एक बाकायदा रिसर्च हो रही है उसके ऊपर जिसमें कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सजेस्ट करके सूबे नहीं बना सकते, इसलिए ना होना कि वैसी हो, वजह होना चाहिए क्यों सूबे बने, क्या अभी वाले सूबे हिकअप कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं, और बिल्कुल तकाबली का जायज़ा लें, सूबे बनाएं, कौमी बुनियाद पे सूबे बनाएं। पाकिस्तान एक कौम नहीं है, पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है, और हर कौम को अपने एक सूबा बना के दे दें, हर कौम अलग रहे, बलोच का अलग सूबा हो, सिंधी का अलग सूबा हो, पुख्तून का भी हक बनता है उसका, फिर अलग सूबा हो तमाम का, तो कौमी बुनियाद पे बिल्कुल सूबे बनाने चाहिए, और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सेनेटर एमएल वली खान साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक के साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि अगर पीटीआई रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करती है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। और आज इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से एक अहम फैसला आया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत हुसैन सैयद, साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अदालत ने मुल्ज़िमान को दीगर दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 35 साल कैद की इजाफी सज़ाएँ भी सुनाई हैं, जबकि 15 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की हुक्म दिया गया है। इस फैसले से एक पैगाम ये भी दिया गया है कि अब सोशल मीडिया के हवाले से मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। पीटीआई इन सोशल मीडिया अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करेगी या नहीं। इन सज़ाओं के बाद पाकिस्तान इन कन्विक्ट्स को क्या पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, क्या इसमें आसानी होगी, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अलवी, सोशल मीडिया के हवाले से भी उनसे बात करेंगे, और ईरान में भी कुछ चेंजेस हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? और कभी कभी कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिनकी वक्ती इम्पॉर्टेंस भी होती है, सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है, लेकिन वो फिर इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्या आपको लगता है कि इस पर जो फैसला आया है वो ऐसे इम्प्लीमेंट भी होगा, इन लोगों को वापस भी बुलाया जाएगा और सज़ा भी होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमने अंदर इनको अभी जो सजा सुनाई गई है उसका आप अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड देखें, पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, ये जो फॉल्स न्यूज़ है या प्रोपेगेंडा है, ये कितना लीथल और कितना डेंजरस हो सकता है, वो आप उन 10 लाख लोग जो रेडियो रवांडा पे एक झूठी खबर जो है वो पब्लिश हुई और उसके बाद तकरीबन 10 लाख लोग जो है वो मारे गए, जो जेनोसाइड हुआ रवांडा में। इराक के अंदर आपने देखा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला जो झूठ था, उसकी वजह से तकरीबन 10 लाख के करीब लोग वहां पे मारे गए जब हमला हुआ। सीरिया के अंदर एक फॉल्स खबर जो थी बायोलॉजिकल वेपन्स वाली, वो बाकायदा तौर पे प्रोपोगेट की गई, जिसके बाद आपने देख लिया कि सीरिया तबाह हो गया। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी अरब स्प्रिंग आपने देखी, उसके अंदर आपने देखा कि कितनी ज्यादा जो प्रोपेगेंडा ड्रिवन फॉल्स रिपोर्टिंग और फॉल्स न्यूज ने किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट का शिराजा बिखेर दिया और जो तबाही वो वहां पे लेके आए। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये जो आपने जिन के नाम लिए हैं, ये उसी एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी एक फॉल्स न्यूज़ और प्रोपेगेंडा ड्रिवन एक केओस क्रिएट करना चाहते थे। जो सज़ा सुनाई गई है उसकी एक तो वैल्यू बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि इसको जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इसको भी उसी तरीके से डील किया जा रहा है जिस तरह दहशतगर्दी को डील किया जा रहा है। दुनिया के ममालिक तो इसको फिजिकल काइनेटिक दहशतगर्दी से भी ज्यादा बड़ा जुर्म के तौर पे ट्रीट करते हैं। सो हमें इस वैल्यू को रियलाइज हुआ है कि कितनी ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है और अब हमें इसको अकाउंटेबिलिटी और कानून साजी की तरफ लेकर अहमद, ये बताएं कि मेरे जैसा जर्नलिस्ट जो कि अवॉइड करता है कि वो कोई प्रोपेगेंडा फॉलो नहीं करे, लेकिन उसकी ओपिनियन हो, और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिनकी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, तो हमारे जैसे लोगों को कैसे एहतियात करनी चाहिए ऐसे कवानीन से? हाउ द स्टेट वुड रियलाइज द थिन लाइन कि यार ये कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे बात कर रहा है और ये कोई एजेंडा फॉलो कर रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगी रियासत? अच्छा देखिए, जो सिंपल प्रिंसिपल्स हैं वेयर जर्नलिज्म एंड साइकोलॉजी कम्स इनटू प्ले, उसके सिंपल असूल होते हैं। आपको जो ये
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ पे जो आवारगी इजहार और आज़ादी इजहार में जो फर्क है वो बड़ा वाज़े तौर पे समझ आ जाता है अगर आप जर्नलिस्टिक सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। उसका पहला प्रिंसिपल ये होता है कि आपकी जो आप किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेते, आप न्यूट्रल रहते हैं और न्यूट्रल रह के आप एनालाइज करते हैं चीजों को और फैक्चुअल होके आप चलते हैं। जैसे मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यहाँ पे जिस तरीके की ए जनरेशन और ये सारी चीजें इस वक्त आ चुकी हैं दुनिया में, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप पुराने टैक्टिक्स के साथ आप आज नेविगेट कर सके जर्नलिज्म की फील्ड में। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर प्रिंसिपल्ड रहें, आप रिसर्च ओरिएंटेड रहें, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप एजेंडा ड्रिवन और जो ये प्रोपेगेंडा ड्रिवन जो रिपोर्टिंग है इसकी तरफ जाएं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो आपकी जो जर्नलिस्टिक ड्यूटीज हैं उसके साथ अहमद, तो क्या आप सोशल मीडिया पे मजीद सख्तियां बढ़ जाएगी? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप रेगुलराइज कर दें सोशल मीडिया को ताकि क्लैरिटी हो, जैसे पैमरा टीवी को चेक करता है, कोई रेगुलराइज कर दें सोशल मीडिया को? इस पे भी क्या बातचीत होनी चाहिए? देखें, बात यही है, पाबंदी सोशल मीडिया पे नहीं लग सकती। आपको, आप चाइना जैसा मुल्क है जो कि बड़ा जिनका एक अपना फ्रेमवर्क है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद भी पाबंदी उन्होंने भी उस तरीके से नहीं लगाई। अगर उन्होंने भी कोई ऐप्स को बैन किया है तो उन्होंने उन ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। बात यह है कि आप पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया की, जहां पे ये बड़ी कंपनीज जो हैं, सोशल मीडिया कंग्लैमरेट्स हैं, ये फंक्शन कर रही हैं जिस तरह सोशल मीडिया की जो बड़ी एप्स हैं, तो वहां पे उन्होंने डील की है उनकी कंपनीज के साथ, उन्होंने उनके ऑफिसेस खोलने हैं अपने ममालिक के अंदर अपने मुल्क के कानून के मुताबिक उसको। लेकिन भारत की आप अगर बात करें तो ट्विटर या एक्स के ऊपर अगर उनका ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई पोस्ट करता है तो वहां के लोकल थाने में उसके खिलाफ पर्चा होता है और फिर वो दिल्ली तक जाता है और वहां से वो अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाता है। सो क्यों, कैसा पॉसिबल हुआ? उन्होंने 5-6 साल कानून साजी की, उन्होंने ट्विटर के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने ऑफिसेज लाके वहां पे खोले हैं। तो पाकिस्तान को भी जिस तरह टर्की कर रहा है, जिस तरह रशिया कर रहा है, इवन जिस तरह चाइना कर रहा है, पाकिस्तान को भी सोशल मीडिया को जिस तरह आपने कहा रेगुलराइज करने की बात है और उसको अपने कानून के अंदर लेके आने की बात है। इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, जो कंपनीज हैं बड़ी, आप उनसे बात करें कि वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे खोलें और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें। अगर नहीं तो फिर आप उन कंपनी या उन एप्स की जगह आप अपनी एप्स इंट्रोड्यूस करा दें। हमारी तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, सो हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर काम होना और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। ठीक, अहमद, आपको लगता है कि इन लोगों को लाया जाएगा जिनके नाम हम पहले मेंशन कर चुके हैं, उनको कन्वेक्ट कहा जा सकता है लॉ की ज़बान में, और जो सहाफ़ी हैं प्रोफेशनली उनका एटलीस्ट प्रोफेशन तो यही है, उस पर मुख्तलिफ आरा हैं कि वो लोग कौन हैं, क्या करते रहे हैं, पर वो अपने आप को सहाफ़ी ही कहते हैं। तो अब आपको लगता है कि इन लोगों को वापस लेके आएंगे और ये स्मूथली हो जाएगा और सज़ाएं होंगी और बड़ा चेंज होगा? देखिए, सहाफ़ी तो मैं शायद इनको ना कहूँ जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं। सहाफ़ी, कौन सा सहाफ़ी होता है? आपको 9 मई वाली वो लाइव स्ट्रीम याद होगी कि जब ये गाइड कर रहे थे कि इधर जाएं और यहाँ पे ये फलां घर है और इसको आप आग लगाएं और वहां से आगे जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो एक और घर होगा, उसको आग लगाएंगे। दुनिया में कौन से सहाफ़ी ऐसे करते हैं? ये आर्सन और वेंडलिज्म है, दैट इज पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है जिन ममालिक के अंदर ये बैठे हुए हैं वहां पे। और फिर उसके बाद जिस तरीके की इन्होंने फॉल्स रिपोर्टिंग करके फसाद फैलाने की कोशिश की, लोगों की जानों को, लोगों के ऊपर कातिलाना हमले करवाने की कोशिश की है इन 4-5 सहाफ़ियों ने। सो आई थिंक सहाफत तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आउटराइट टेररिज्म है, ये आर्सन है, ये वेंडलिज्म है। और जहां तक बात है इनको पाकिस्तान लेके आने की, तो देखें, फॉरेन पॉलिसी में आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। और पाकिस्तान की अगर कानूनी तौर के ऊपर अगर आप बात करें, अगर प्रेशर बिल्ड किया जाए बरतानिया की हुकूमत के ऊपर, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इनको वापस लेके आया जा सकता है और इनका यहाँ पे ट्रायल हो सकता है। ये कोई सहाफ़ी नहीं है, ये कोई रेवोल्यूशनरीज नहीं है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के को लेकर एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और वो सारा चीज़ें पाकिस्तान की इन प्लेस हैं बरतानिया के साथ। ठीक, अहमद, रिसेंटली ब्रेडफोर्ड में एक एहतजाज होता है, उसमें फील्ड मार्शल के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इनफैक्ट धमकियाँ दी जाती हैं, फॉरेन ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी करती है, लेकिन फिर उसको ओन भी करती है अपने दीगर अकाउंट से। तो इसकी क्या वजह है? सोशल मीडिया के अंदर बिल्कुल घुस के कि कहाँ से क्या ऑपरेट हो रहा है, क्या हमारी तरफ से भी गलती हो रही है कि कौन से अकाउंट्स हैं, कौन से नहीं हैं?
देखें, बात यह है कि सोशल मीडिया का जैसी हमने बात की कि रेगुलराइज इसको करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई जो है वो बिल्कुल इनका टैक्टिक ही ये है कि ये ऑफिशियल अपॉलॉजी भी कर देती हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम मैयर्स होते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बाहर किसी मुल्क के अंदर ये फंसेंगे, लेकिन इनकी ज़ाहिर इन्वॉल्वमेंट होती है। सोशल मीडिया डायरेक्टली इनकी लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उसकी कमांड दे रही है। देखिए ना किस किस तरह की बात जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उनके अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं हुई, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसको ऑन नहीं करता। दे कंप्लीटली ओन वट एवर इज सेड। जितने भी ये सारे जो ये गद्दार और ये जो दहशतगर्द हैं जो बाहर बैठे जिनके आपने नाम लिए, पीटीआई, अक्सर पीटीआई के लोग कह देते हैं जी ये तो हम पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स, लेकिन अंदर से ये सारे उसको फुली इंडोर्स करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ने कभी नहीं कहा कि मैं आदिल राजा की ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जो वो आर्सन और वेंडलिज्म और ये जलाओ गिराओ की बातें कर रहे हैं, मैं उनको ऑन नहीं करते, बाकायदा तौर पे ऑन करते हैं। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि जी, या कभी इनको पता लगे कि कहीं पे कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आई हुई है तो उसमें कह देते जी हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, अंदर से ये सारे एक हैं, इनका एजेंडा है। बिल्कुल, और इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं, जैसे बहुत दफ़ा सलमान अकरम राजा कह चुके हैं कि वो नहीं करते, लेकिन उनके बाकी कॉलीग्स कहते हैं कि वो कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 35% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेके। पाकिस्तान ने ये तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, लेकिन जब तक एक मखसूस सूबे के अंदर वो हमें पॉलिटिकल कंसेंसस नज़र नहीं आता तो इट रिमेन्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। देखें, हार्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका हर इंस्टीट्यूट जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे जुडिशरी हो, हर तरह से वो अपना जो है वो काम पूरा कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ वो इकट्ठे हैं। जहाँ तक आप जो दहशतगर्दी की इंक्रीज की बात की है, पाकिस्तान की तारीख में आप कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया है दहशतगर्दी में इस साल में। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो राइज है, आप जब अमेरिका का राइज देखें या आप यूके का राइज देखें, उससे पहले किस तरीके की उनको थ्रेट जो है वो फेस करने पड़े थे स्पेन से और फ्रांस से, उसी तरह यूएसए को किस तरीके के थ्रेट्स फेस करने पड़े थे अपने इमीडिएट राइज से पहले। फिर ऑटोमन्स की आप बात करें, जब भी कोई कौम राइज कर रही होती है फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, तो ये होता है कि आपके जो एनिमी स्टेट्स होती हैं, आपको सराउंड कर रही होती हैं, वो आपके लिए कॉस्ट उसकी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। सो पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है कि इन्होंने जो जितना, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो सारी फॉरेन बैक्ड, फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, अफगानिस्तान में बेस करती है, इंडिया उसको बैक करता है, तो इन्होंने जितना उसके अंदर पैसा और इन्वेस्टमेंट और दहशतगर्द डालेंगे उतनी ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी। तो इंडिया ने इस साल का इंतखाब इस वजह से किया है कि इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ानी है ताकि पाकिस्तान का जो राइज है उसको रोका जा सके। उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की जो विल और जो रिजॉल्व है अगेंस्ट टेररिज्म, वो भी आपको पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा बेहतर नजर आएगा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स इसी साल में हुई और सबसे ज्यादा दहशतगर्दों को भी नुकसान इसी साल में पहुंचे। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरा जो है, जहां तक आपने केपीके की बात की, 100% मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं एक हद तक दहशतगर्द को रोक सकते हैं। आपको अगर सस्टेनेबल पीस लेके आना है जो कि सस्टेन करे और लंबा चले, तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। और ये जो 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 जिस तरीके से दहशतगर्दी पनप रही है केपीके के अंदर, जो टेरर, क्राइम और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगी, पाकिस्तान में कुछ अचीवेबल सस्टेनेबल पीस नहीं आएगा। वरना यही होगा, आप दहशतगर्दों को मारेंगे, पीछे धकेलेंगे, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वहां से उनको स्पेस मिलेगी दहशतगर्दों को, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। सो यस, केपीके के अंदर जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद, एक और जाविये से भी मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड करें। ईरान में कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे लग रहा है कि शायद रजीम चेंज हो सकता है और फिर अमेरिका या इजराइल को अपने स्टेक्स एड्रेस करने पड़े। इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ ईरान में एहतजाज हो रहा है, सिविलियंस मारे भी गए हैं, उन पर गोलियाँ चलाई गई हैं। और इनिशियली तो कुछ छोटे ग्रुप्स इसमें शामिल थे, बाद में कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए और वो एक बड़ी ख़बर बन गई। इस पे अनएक्सपेक्टेडली ट्रंप ने ये कहा कि अगर अगर गोलियां चलाई जाती हैं ईरान में सिविलियंस के ऊपर, तो हम उनको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ईरान के इन्फ्लेशन के इशू के ऊपर एड्रेस करने की, जहाँ पे उन्होंने खुद सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं? तो व्हाट डज दैट मीन टू यू? देखिए, इसके मल्टीपल डायनामिक्स। अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या जो पोस्ट उन्होंने की उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात हो।
प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं, जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसके ऊपर एक अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और नजर ये आ रहा है कि शायद वो प्रोटेस्ट डायल डाउन कर जाएं। लेकिन बात यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो इक्वेशन है, जो रजीम चेंज वाली बात आपने कही, वो इसराइल ने तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान भी कहा था कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं, और वो सिंगुलरली उस इसराइल का जो फोकस है वो रजीम चेंज के ऊपर है। अब मिडल ईस्ट के अंदर जो रजीम चेंज का क्राइटेरिया है वो यही है कि ये एहतजाज होते हैं, जितने भी रजीम चेंजेस आए हैं अभी तक मिडल ईस्ट में पिछले 50 60 70 सालों के अंदर, ऐसे ही होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, कोई इन्फ्लेशन पे होता है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर होता है, और उसके बाद फिर वो इरप्ट आउट करते हैं और वो रजीम वहां पे चेंज हो जाता है। सो बात यही है कि अमेरिका इस वक्त जो लार्जर इक्वेशन है वो यही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कोई फेस सेविंग की जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से B-2 बॉम्बर्स वाला सारा एक प्लांट वो अटैक किया गया और उसके बाद अमेरिका पुल आउट कर गया और वो जंग खत्म हो गई। अमेरिका चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक हद से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो इसराइली लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो एपैक के नाम से वो जो लॉबी मौजूद है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल कर देती है अमेरिका के लिए कि वो मिडल ईस्ट की डायनामिक से अपने आप को जुदा कर सके। सो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट आपने देखी है, हो सकता है ये वो जो पिछले दिनों बयानात आ रहे हैं नेतन्याहू के कि हम ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो नेतन्याहू का भी विजिट भी एक्सपेक्टेड है अमेरिका का, और इसकी मीटिंग भी होनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उससे पहले वो मीडिया के थ्रू हाइप बिल्ड की जा रही थी कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया जाएगा। हो सकता है उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए या उससे डाइवर्ज करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दी हो, लेकिन स्टिल इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि किस तरह की स्टेटमेंट, बिकॉज अभी अपेरेंटली इसकी कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रही। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या कैपेसिटी है कि वो रिजीम चेंज कर सके, ये वक्त ही बताएगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके बाद ये डायल डाउन कर जाएंगे और फिर एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ईरान में देखने को मिलेगी। इन पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में वो कैपेसिटी नहीं है कि ये ईरान के अंदर रजीम को चेंज कर सकें। बहुत शुक्रिया अहमद, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे, और आने वाले वक्त में कि जो कहा गया है ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से कि एक डिसाइसिव एक्शन होगा इन प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन इशू से हटा के किसी और तरफ इसका रुख मोड़ा जाए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।